सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं क्रिएटिव स्टडी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने आपसे कहा था कि सीरीज रुकने नहीं पाएगी, सीरीज चलती रहेगी और इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने लाए हैं अपना अगला चैप्टर, दैट इज कॉल्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और ये हमारा जो चैप्टर है आज पूरे वन शॉट के अंदर दी एंड होने वाला है। लेकिन मैं बच्चों आपको एक बात बताऊं, चैप्टर बड़ा सिंपल है, लेकिन कुछ बच्चों को बड़ी दिक्कत आई। बच्चों ने कमेंट करे कि सर जी ऐसा है, इस चैप्टर में कुछ चीज समझ में नहीं आ पा रही है। क्या ये थ्योरी बेस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी बेस के हिसाब से। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता। अच्छा, वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या होंगे, न्यूमेरिकल होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं सर, हम आपको वो चीज सिखाने वाले हैं जिसके अंदर आपको बहुत कंफ्यूजन रहती है। जब एक बच्चा जर्नल एंट्री करने आता है तब उसको समझ में नहीं आता सर जी कैश की एंट्री कैसे होगी, एक्रूवल की एंट्री कैसे होगी, है ना, कैश बेसिस क्या होता है, एक्रूवल बेसिस क्या होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं आज इस चैप्टर में सारी मिथ क्या होने हैं, क्रैक होने वाली हैं। और बहुत सिंपल है, बहुत सरल है और मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर को हम बहुत जल्दी दी एंड करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको पूरा हमारा इस वीडियो देखना पड़ेगा और आपको अपना प्यार जो है इस चैनल को सब्सक्राइब और का लाइक ठोक कर देना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों, जो बच्चा हमें भैया चाह रहा है, प्यार कर रहा है, वो फटाफट से जाओ वीडियो को शेयर करो, महाकाल के नाम पे लाइक ठोको एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने क्या प्यार चैप्टर के ऊपर जिसका नाम क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो बच्चे, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग पिछले जमानों की बात करते थे। जैसे पिछले जमाने में क्या होता था, पहले लोग बाग इनकम को या एक्सपेंस को तब मानते थे जब उनके पास से पैसा जाता था। लेकिन अब मॉडर्न टेक्निक आ चुकी है, मॉडर्न चीज आ चुकी हैं, सब चीजें बदल चुकी हैं। तो अब हम लोग चीजों को बहुत ही एक्यूरेटली करते हैं। एक्यूरेटली का मतलब कैसा, वो चीजें भी कंसिडर करते हैं जिनका पेमेंट नहीं भी हुआ है या फिर जिनका पेमेंट रिसीव नहीं भी हुआ है। तो यही सब चीजें क्या होती है इस चैप्टर के अंदर लोग हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बेटा शुरुआत करेंगे हम अपना क्या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लीजिए पहला सबसे समझो कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है भैया। हाँ जी, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है क्या सर? ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या, देखो कभी भी अकाउंटिंग करने से पहले कुछ उसके स्टेप होते हैं। अब स्टेप क्या होता है सर जी? सबसे पहली बात तो ये हमें अकाउंटिंग का मतलब क्या, अकाउंटिंग का मतलब ये तो हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना, ठीक है, चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज लिखना, फिर लेजर बनाना, लेजर पोस्टिंग करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। तो सर यही प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आता है। क्या कहता है बच्चे, कहता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस बिगेन विद द ओरिजिन क्या एंड आइडेंटिफिकेशन। जब ये कहां से शुरू होता है, जब एक बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है मतलब तैयार होती है, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन अकड़ होती है। जब उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं मेरे बच्चे, उसको समराइजेशन करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को और कम्युलेटिंग इन द क्या प्रिपरेशन ऑफ मेरे बच्चे क्या ट्रायल बैलेंस। तब जाकर सर उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस बना के उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या हो गया सर जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्या बैलेंस शीट। यही सब चीजें जो होती है हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आती है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला पर्पस क्या हो गया सर, दैट इज कॉल्ड बच्चे का आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या बच्चे, हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब अगला देखो किस प्रकार से इस प्रोसेस को हमने दिखाने की कोशिश करी है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत सरल प्रोसेस है। पहला है बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। पहले ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफिकेशन करो, क्या वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है, क्या उसके अंदर मॉनेटरी टर्म इंक्लूड है या नहीं है। फिर बेटा उससे हम क्या बनाएंगे, वाउचर बनाएंगे। वाउचर क्या होता है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इनको हम बेटा क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है। ये गुरुजी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है सर? ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल होते हैं। इसके अंतर्गत मेरे बच्चे क्या होता है कि हम लोग जो भी हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है, चाहे कैश में हो रही हो, क्रेडिट में हो रही हो, किसी के बदले में चेक मिल रहा है, किसी के मतलब कोई रिसिप्ट देनी है कि नहीं देनी है, ये सब चीजें इसमें क्या होती है मेरे बच्चे, इंक्लूड करी जाती है। ठीक है, रखना। फिर हमारा क्या है, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल। अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या होगा सर जी, उनको हमारी जर्नल एंट्री के अंदर तैयार करना। जैसे आप लोगों ने जर्नल एंट्री अभी आगे चल के बनाना सीखोगे, या फिर जिन बच्चों को जर्नल एंट्री आती है उन लोगों को ये मालूम भी होगा कि जर्नली डेट वाइज बनती है। ऐसा नहीं कि पहले 15 तारीख की जर्नल एंट्री बना दी, फिर 2 तारीख की एंट्री बनाने, डेट वाइज क्या बनती है, हमारी जर्नल एंट्री तैयार होती है। उसके बाद उनको हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, लेजर बनते हैं। लेजर आप जानते हैं इस तरह से बनते हैं लेजर, आपके है ना, ऐसा आपको मालूम हो तो ये पक्ष डेबिट का होता है, ये पक्ष किसका होता है, क्रेडिट का होता है। तो उसमें लेजर में लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर वहां से बैलेंसेस निकलते हैं। और बैलेंसेस निकलने के बाद नीचे हमारा फिफ्थ स्टेप है, इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। साथ साथ ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद इसके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्या बैलेंस शीट। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और ट्रेडिंग अकाउंट से हमें एक्चुअल क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा कि एक बिजनेस ने पूरे साल के दौरान में कितना प्रॉफिट कमाया। और उसके बाद हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट क्या होती है, किसी बिजनेस की एक फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती है कि उस बिजनेस के पास कितनी लायबिलिटीज है, कितनी क्या संपत्ति है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसको थोड़ा डीपली स्टडी कर लेते हैं, एक एक स्टेप।
एक एक स्टेप को हम स्टडी करते चलेंगे ताकि हमारे अंदर जो अकाउंट की मिथ है, जो समस्या है, वो क्या हो सके, क्लियर हो सके। ठीक है, आ जाइए देखिए क्या कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। सर इसका बेसिक में नहीं है कि आप एक काम करो, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करो, क्या वास्तव में वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है नहीं है, क्या वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है नहीं है। अगर आपने उस ट्रांजेक्शन को यानी कि लेन देन को ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ वो बिजनेस से रिलेटेड है, देन आफ्टर आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि सर जी वो मॉनेटरी टर्म में है नहीं है। अगर वो मॉनेटरी नेचर का है, अगर वो मॉनेटरी नेचर का है तो ही सर क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं होगा। डेट इज कॉल्ड कैन नॉट बी रिकॉर्ड। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्या मेरे बच्चे वो क्या फाइनेंशियल नेचर के है या नहीं है, क्या उसका मॉनेटरी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे बच्चे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि सर जी दीज ट्रांजेक्शन आर क्या आएगा, एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या, सबूत। आप कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, मान लीजिए कोई बच्चा किसी ट्यूशन में पढ़ने आता है, अब उसने फीस पे कर दी, अब उसके पास क्या सबूत है कि उसने फीस पे कर दी, ऑब्वियस सी बात है उस कोचिंग सेंटर की रिसिप्ट तो होगी, है ना, कोई स्लिप तो मिली होगी, कोई कैश मेमो तो होगा। तो यही क्या होता है, एविडेंस होता है, जो कि एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट होता है। ये आप लोग सीखोगे वाउचर वाले चैप्टर में, जिसमें आप लोग कैश मेमो बनाना सीखोगे, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, है ना, चेक बुक, पेइंग स्लिप वगैरह, ये सब हमारे क्या होते हैं, एविडेंस डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अगला है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। जैसे कि हमने देखा, अब आपको ट्रांजेक्शन पता लग गई, ट्रांजेक्शन हो गया, माल खरीदा बेचा गया, पैसा आया गया, तो उसी ट्रांजेक्शन के बेसिस पर हम वाउचर तैयार करते हैं। वाउचर बेसिकली क्या होता है, हमारे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे हमने बताया था, क्या बताया था, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट का गुरुजी अर्थ क्या हो गया, सर जी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट का अर्थ यहाँ पे हो गया कि किसी भी ट्रांजेक्शन के होने का सबूत होता है। बेटा ये क्या होता है, एक सबूत होता है। क्या होता है बेटा, ये सबूत होता है क्या वो ट्रांजेक्शन हुई है, चाहे भले वो ट्रांजेक्शन किस में हुई हो, क्रेडिट में हुई हो। अगर कैश में हुई है तो कैश में बनेगा, अगर क्रेडिट में हुई तो क्या बनेगा उसके लिए, इनवॉइस। क्या बनेगा, इनवॉइस। अगर मान लीजिए आपने कोई पैसा बैंक में जमा करा है, तो बैंक में जब पैसा जमा करते तो स्लिप मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेइंग स्लिप कहते हैं। वो भी आपके पास एक क्या था, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। कल को मान ले बैंक आपके पैसे को आपके अकाउंट में जमा कराना भूल गया, बैंक वाले ने आपके अकाउंट में पैसा जमा नहीं करे, तो सर जी वो पेइंग स्लिप आपका सबूत होगा, आप उसके जरिए बैंक के ऊपर केस ठोक सकते हो। तो दीज आर कॉल्ड द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इन्हीं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बेसिस पर क्या होता है बच्चे, हम लोग जर्नल और क्या, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री करते हैं। जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या है, इससे हम लोग जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। जी हाँ, इससे हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। जी हाँ, देखिए कैसे, आओ ये आता है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यही है मेरा चाहिए, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या मतलब इसका, बहुत सिंपल, मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। सर ये इतना सिंपल है, मैं आपको समझाऊंगा ऐसे। सर ये इतना सिंपल है कि जब फर्स्ट टाइम कहता है, जब फर्स्ट टाइम फ्रॉम क्या वाउचर या सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से आर कॉल्ड क्या, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या क्या वन ऑफ द बुक्स ऑफ का ओरिजिनल एंट्री कहते हैं इसको। इसके अंदर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डेट वाइज, जस्ट लाइक डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जस्ट लाइक दैट। तो वहां पर जो जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, डे टू डे। ठीक है, ठीक है। अगर बिजनेस छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या, एक ही सिस्टम को फॉलो करेगा, उसके अंदर ज्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, ज्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं होगी। और इसके अंदर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो का मतलब क्या होगा सर, जितना अमाउंट डेबिट है उतना अमाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए बिजनेस का साइज बढ़ जाए, अगर बिजनेस लार्ज हो जाए, तो भैया उस समय हम क्या फॉलो करेंगे, गुरुजी उस समय हम फॉलो करेंगे क्या, स्पेशल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसके अंदर हम बुक्स को करते हैं, डिवाइड करते हैं। अभी आने वाले चैप्टर्स के अंदर आप लोग क्या पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस बुक। तो उसके अंदर आप कैश बुक पढ़ेंगे, परचेज बुक पढ़ेंगे, सेल्स बुक पढ़ेंगे। जब एक बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाता है, उसका साइज बहुत लार्ज होता है, तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल को क्या करते हैं, बांट देते हैं, उनका सब डिवीजन कर देते हैं। क्या कहते हैं, सब डिवीजन। दीज आर कॉल्ड सब जर्नल्स और क्या, स्पेशल जर्नल्स भी कहते हैं इसको। क्या होता है, सब जर्नल क्या, स्पेशल जर्नल, जिसके अंदर मेरे बच्चे हम लोग क्या करते हैं, ये रहा, देखो ये रहा, कैश बुक बनती है। ऑल ट्रांजेक्शन टू क्रेडिट परचेज का होगा, अलग से क्या बनेगी, उसकी परचेज बुक बनेगी। क्रेडिट सेल्स की क्रेडिट सेल्स बुक बनेगी। परचेज रिटर्न की परचेज रिटर्न क्रेडिट में क्या बनेगी, परचेज रिटर्न बुक बनेगी। और सेल्स रिटर्न में क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न बुक बनेगी। तो ये सब जो चीजें होती है मेरे बेटे, कहीं ना कहीं किसमें आती है हमारी, दैट इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर आती है। क्लियर है बात, चलो जी आगे आओ। नेक्स्ट, पोस्टिंग टू लेजर। अरे पोस्टिंग टू लेजर क्या होता है सर, जब आप जर्नल एंट्री बना लेते हो, ठीक है, जब आप लोग स्पेशल पर्पस बना लेते हो, फिर हम इनके लेजर बनाते हैं। तो लेजर बेटा किस टाइप के होते हैं, चलो चेक कर लो एक बार। लेजर कुछ इस तरह के होता है ना, मैं आपको हाथ से बना के दिखा देता हूं ताकि आप लोग कहो गुरुजी हाँ मजा आ गया, लो भाई साहब, लो जी लो, मजा आ गया। ऐसे बनता है इस तरह से, एक लाइन ऐसे खींचेगी पहले, ठीक है, ये डेट वाली लाइन होगी मेरे भाई, इस तरह से एक छोटी सी बना रहा, सिंपल सा। ये यहाँ पे आ गया हमारा JF, जी हाँ,
ये कैसा कॉलम होता है, ठीक है। ये आ गया हमारा अमाउंट का कॉलम आ गया भाई, ये हमारा डेट का कॉलम आ गया मेरे भाई, फिर हमारा क्या आ गया JF आ गया, ठीक है, ये कॉलम आ गया एक और अंत में हमारे यहाँ पे आएगा हमारा एक और डेट इज कॉल्ड गुरुजी अमाउंट का कॉलम, क्या आएगा अमाउंट का कॉलम, ठीक है नहीं, ठीक है ये लो, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा गुरुजी डेट इज कॉल्ड ये आएगा हमारा डेट, ये हमारा लेजर होता है, डेट इज कॉल्ड डेट। बेटा क्या आ गया हमारा पर्टिकुलर, ठीक है, हमारा क्या आ गया JF यानी कि जर्नल फोलियो। ये गुरुजी क्या आ गया अमाउंट, डेट इज कॉल्ड अगेन डेट, डेट इज कॉल्ड गुरुजी आपने बोला क्या पर्टिकुलर्स, दैट इज कॉल्ड JF एंड दैट इज कॉल्ड क्या गुरुजी अमाउंट, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात को, ये जो इतना हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट वाला अमाउंट होता है, और ये वाला गुरुजी कौन सा होता है डेबिट वाला अमाउंट, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड लेजर। तो इसके अंदर पोस्टिंग होती है, यहाँ पे लिखते हैं बेटा 2, यहाँ पे बच्चे क्या यूज होता है हमारा बाय। तो वो यही तो कह रहा है हमारे से, वही हमारे से यही तो कह रहा है मेरे भाई, क्या कह रहा है हमारे से, ये तो कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग सर क्या करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए, हर एक अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। साथ साथ करके फॉर रिकॉर्डिंग इन द लेजर ऑल ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड एंड क्या ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड एट का वन प्लेस। जैसे सिमिलर नेचर का मतलब क्या है, कैश वाली ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में जाएंगी, परचेज से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट में जाएंगी, सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सेल्स अकाउंट में जाएंगी, रेंट से रिलेटेड सारी रेंट अकाउंट में जाएंगी। ये नहीं कि रेंट अगर मान लीजिए पहले एक बार रेंट की ट्रांजेक्शन हो गई, फिर दोबारा आपने कोई ट्रांजेक्शन देखी जो कि रेंट से रिलेटेड है, तो वो रेंट के लिए आप अलग लेजर बनाओगे, नहीं, सेम अकाउंट में होगा। जैसे मान लीजिए कैश की ट्रांजेक्शन बहुत सारी होती है, तो कैश के लिए हर एक कैश की ट्रांजेक्शन के लिए क्या हुआ, अलग अलग लेजर नहीं बनेगा। जी हाँ, सिमिलर नेचर यानी कि सिमिलर कैश के लिए एक अकाउंट चलेगा, जितने अलग अलग नाम आएंगे उनके लिए अलग अलग अकाउंट बनेंगे, लेकिन अगर सेम नाम है तो एक अकाउंट में क्या हो जाएगी, सारी सारी ट्रांजेक्शन हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर जी आप देखो, लेजर से क्या निकलता है, हमारे सभी अकाउंट के बैलेंसेस निकलते हैं, उन बैलेंसेस के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस कुछ इस प्रकार से होता है, देखो ऐसे, इस प्रकार से ट्रायल बैलेंस बनता है हमारा, ठीक है नहीं है, ऐसे बनता है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, इस तरह से बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस, ये ऐसे हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, जिसके अंदर ये होता है हमारा डेबिट वाला अमाउंट, और ये हमारा कौन सा होता है, डेट इज कॉल्ड क्रेडिट वाला अमाउंट, ये हमारा होता है पर्टिकुलर। तो इस ट्रायल बैलेंस की मदद से फिर हम लोग क्या बनाते हैं, अंत में हम बनाते हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर क्या बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ लेके आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से निकालते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में बताएगा कि पूरे साल के अंदर हमने कितना प्रॉफिट कमाया। फिर उसके बाद हमारी क्या बनती है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारी क्या होती है बेटा, पोजीशन स्टेटमेंट होती है, जो कि साल के एंड में दिखाते हैं कि एक बिजनेस के अंदर कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है, किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे, ठीक है जी। चलिए देखिए आगे, नेक्स्ट हो गया। अब आ जाओ, अब देखो बड़े प्यारे चीज भैया, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, क्या बोलता है हमारे से, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बड़ा सिंपल है। क्या है, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इज नॉट टू सर्टेन द प्रॉफिट और क्या है बेटा लॉस ऑफ द अर्थ क्या बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। दे आर द टू बेसिस क्या, टेरिटरी प्रॉफिट एंड लॉस निम्नली। देखो भाई, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है किसी बिजनेस का, किसी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस दुनिया में वो काम करने आया, ऑब्वियसली बात है, तो सर उसका मेन मुद्दा ये है कि उसने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया। तो उसी प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए उसने दो टाइप की अकाउंटिंग दी, पहले कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। लेकिन आज के समय में हम लोग कौन सी अकाउंटिंग करते हैं, एक्रूअल बेसिस करते हैं। अब कैश बेसिस करना बंद कर दिया, लेकिन ये बेसिकली जनरली किसके लिए कंसिडर होती है, सर ये कंसिडर करते हैं हम लोग स्मॉल बिजनेस के लिए। किसके लिए बेटा, स्मॉल, बहुत छोटे, बहुत लघु या फिर कुटीर टाइप के उद्योग जो होता है, बहुत छोटे लेवल के उद्योग होता है, वहाँ के लिए काम आता है। लेकिन बड़े बिजनेस की बात करें तो किसको फॉलो अप करता है, वो एक्रूअल बेसिस को फॉलो करता है, ठीक है नहीं। चलिए आइए शुरुआत करेंगे, क्या होती है कैश बेसिस, मजा आएगा, सब मजा आएगा। और महाकाल के नाम पे जी हाँ, दबा के लाइक शर्ट होगा, दबा के, ठीक है। चलिए पहला कैश बेसिस अकाउंटिंग, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये तो लगा लो हमारे रग रग में था, ये हमारे पूर्वजों ने भी करा अकाउंटिंग। क्या कहा, अंडर दिस बेसिस इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन द क्या कैश, सिमिलरली एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर क्या पेड। कहने का मतलब ये है कि कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर हम लोग एंट्री को तभी रिकॉर्ड करते हैं जब मेरे बच्चे हमारे पास कैश आएगा या हमारे पास से कैश जाएगा। मतलब कैश बेसिस का कहना ये होता है कि अगर मान लीजिए अभी 2024 चल रहा है, तो अगर 2024 के अंदर मुझे कोई पैसा प्राप्त होता है, ये पैसा मान लीजिए 2023 से बिलोंग करता है या 22 से बिलोंग करता है, फिर 20 से बिलोंग करता है, इससे संबंध नहीं है। कैश बेसिस कहता है कि जिस साल आपको पैसा मिल गया है वो उस साल की इनकम कहलाएगी। कैश बेसिस कहता है कि सर जिस साल आपने कैश पेड कर दिया वो उस साल का खर्चा कहलाएगा। तो कैश बेसिस का मतलब ये कैश बेसिस से मतलब ये है कि आपको ये लेना देना नहीं होता कि किस साल का कैश है, आपको ये लेना देना होता है कि किस साल मिला है।
अगर आपको 24 के अंदर कोई कैश मिल रहा है तो 24 की इनकम कहलाएगा। अगर आपको कैश पे कर रहे हो 24 के अंदर तो सर एक्सपेंसेस का कहलाएगा, 24 का कहलाएगा। मान लीजिए कोई खर्चा है, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई खर्चा है, कोई खर्चा था, मान लो मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम था, मैंने इस साल पे नहीं करा, मैंने उसको अगले साल पे कर दिया, तो था तो इस साल का इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन मैंने पे कब करा उसको, अगले साल पे करा, तो भाई साहब वो जो खर्चा है कौन साल का हुआ, वो अगले साल का कहलाएगा, इस साल का नहीं कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस, अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस। तो कैश बेसिस का मतलब समझ गए, सिंपल है कि जिस साल पे करा गया है ये उसी साल का कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। उसी प्रकार से जिस साल आपको रिसीव हुआ है उसी साल का कहलाएगा, वो इनकम कहलाएगा। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्रूड ट्रांजेक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग इनकम इसको इंक्लूड नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगी बेटा, ओनली ऑन क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, और इसी के बेसिस पे हम पता लगा कि एक्चुअल हमने जो प्रॉफिट अर्न करा है कैश में, हाँ कैश में वो कितना है। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इसके एडवांटेज समझ लो क्या क्या, दिस बेसिस इज सिंपल, ठीक है, रियलिस्टिक है, सिंपल है। देखो एक बात समझे, इसको कोई भी कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए कोई आपको टेक्निकल ज्ञान या फिर अगर आप समझें कोई जर्नल एंट्री आने की जरूरत नहीं है, पैसा आया आया, गया तो गया। तो ये बहुत सिंपल है, रियलिस्टिक ट्रांजेक्शन है। इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ क्या एस्टिमेट द पर्सनल जजमेंट, आपको पर्सनल जजमेंट की जरूरत ही नहीं है, मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये एक्रूअल है, एक्रूड है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कुछ भी नहीं सोचने की जरूरत है, सिंपल पैसा आया और सिंपल पैसा गया। इसका कहना है इट इज सुटेबल फॉर दोस एंटरप्राइज वेयर द मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बेसिस। ये कहां पर रिकॉर्डेड होती है सर, जैसे बनिए की दुकान, जैसे बनिए की दुकान, वहां पर सबसे ज्यादा बड़ा कैश ट्रांजेक्शन होती है। छोटे मोटे पनवाड़ी की दुकान हो गई, छोटे मोटे दूध की दुकान हो गई, चाय चीज की दुकान हो गई, इन पर सारी ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट किसमें होती है, कैश में होती हैं। तो इन ट्रांजेक्शन्स को जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो सिंपल और सिंपल क्या फॉलोअप करते हैं, कैश बेसिस करते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉपर इतना तगड़ा मेंटेनेंस नहीं होता कि सीएवीए बिठा रखे होते हैं, है ना। लेकिन सर इसके कुछ नुकसान भी, अगर फायदे तो नुकसान भी है। माना सिंपल था, लेकिन सर इससे एक सबसे बड़ी नुकसान ये है कि ये किसी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, तो ऑब्वियस सी बात है इससे चीजें एक्यूरेट नहीं निकल पाएंगी, है ना। सर ये क्या बहुत सारी चीजों को इग्नोर मार देता है, जैसे आउटस्टैंडिंग को, एक्रूड को, है ना, ये भी इग्नोर मार देता है कि कौन सी इनकम किस साल की, कौन सा एक्सपेंस किस साल का है। तो इससे क्या हो सकता है कि आपको एक ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस की फेयर वैल्यू नहीं मिले। हाँ बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको एक बिजनेस की ट्रू वैल्यू ना मिले, आपको एक बिजनेस का ट्रू पोजीशन ना मिले। साथ साथ मेरे बच्चे इग्नोर करता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, प्रीपेड एक्सपेंस को, एक्रूड इनकम को, और कोई अगर आपको इनकम क्या हुआ, रिसीव्ड इन एडवांस हो गई, मान लो अगले साल की इनकम थी, इस साल मिल गई, तो आप सोचोगे इस साल मैंने बहुत कमा लिया। सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हुआ है, सर अनअर्न इनकम, अनअर्न इनकम का मतलब क्या हो गया, ऐसी इनकम जो कमाई तो नहीं परंतु प्राप्त कर ली, क्या वो इस साल की इनकम है, नहीं, वो अगले साल की इनकम है, तो अगले साल की इनकम में इंक्लूड होगा। तो ये सब चीजों का करता है, इग्नोर मार देता है, ठीक है। और एक चीज और सुनना से कहता है देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद आप लोग इसके अंदर बहुत तगड़ा मैनिपुलेशन चेंजेस कर सकते हो लाके कैश बेसिस में, बिकॉज पेमेंट में भी आइदर बी डिलेड और क्या मेड अर्लियरली। जी हाँ, मान लीजिए 31 तारीख है, मान लीजिए 31 मार्च को पेमेंट होनी थी, नहीं करी, अब अगले साल पेमेंट 2 अप्रैल को कर दी, तो 31 मार्च को मोटी पेमेंट नहीं हुई, तो क्या होगा, लॉस दिखेगा, क्या दिखेगा, लॉस दिखेगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई इनकम प्राप्त होनी थी जो कि अप्रैल की इनकम थी, किसी बंदे ने एडवांस ला के दी थी, तो भैया मार्च में इनकम क्या वो तगड़ी हो गई, यानी कि पिछले साल के एंड में क्या हुआ, इनकम बहुत तगड़ी हो गई। तो भैया क्या होगा इससे, सर ये तो है कि कोई बंदा पैसा जानबूझ कर डालकर, जानबूझ कर निकाल कर इसको मैनिपुलेशन कर सकता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैश बेसिस। तो जनरली कैश बेसिस कहां पर होता है, जहां पर जो फर्म्स होती हैं किस में डील करती हैं, कैश में डील करती हैं, ठीक है। चलो जी आगे आओ, नेक्स्ट अगला कौन सा बच्चे, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग देखो कहता है अंडर दिस बेसिस इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अर्न, ठीक है, और एक्रूड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। बड़ा ध्यान सुनना इस बात को, बहुत ध्यान सुनना। सर इसका बेसिक मीनिंग ये है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हो गई है, ट्रांजेक्शन का मतलब ये नहीं कि पैसा लेने देना हो गया, अगर कोई ट्रांजेक्शन हो गई, मान लीजिए मैंने किसी को सामान बेच दिया, पैसा नहीं मिला तो भी रिकॉर्ड करेंगे, सामान बेच दिया पैसा मिल गया तो भी रिकॉर्ड करेंगे, मैं कह रहा हूं बेचा नहीं है और एडवांस में पैसा मिल गया तो भी रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्रूअल बेसिस कहता है, सिंपल सा फंडा है कि जो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपने करी है, चाहे भले आपको पैसा प्राप्त हुआ हो चाहे ना हुआ, लेकिन अगर ट्रांजेक्शन हो गई है तो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। यही वजह है कि इसके अंदर सर क्या होता है कि बहुत बारी इनकम चाहे रिसीव हो ना हो, लेकिन अगर आपने कमा ली तो आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। यही क्योंकि इससे क्या मिलेगा आपको एक पर्टिकुलर ईयर की, सर यही फोकस है, इसका फोकस किस पे होता है, दैट इज कॉल्ड करंट ईयर, जिसपे यहाँ क्या होता है बेटा, करंट ईयर पे, जहाँ करंट ईयर मतलब जिस साल आप काम कर रहे हो, जिस साल के आप क्या बना रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो।
तो उसका मेनली फोकस वहीं पे होता है। तो इसमें सीन क्या होता है, इसमें सीन होता है कि अगर आपने कोई खर्चा कर लिया परंतु पे नहीं किया तो भी रिकॉर्ड करो, है ना। मान लीजिए कोई खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया, डेट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस, उसको भी रिकॉर्ड करो, है बच्चे। तो भाई साहब यही सीन है। मान लीजिए कोई आपने इनकम नहीं कमाई है तो भी आपको प्राप्त हो गई तो भी रिकॉर्ड करो, डेट इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसका कहना यह है कि सर इससे आपको एक फेयर वैल्यू मिलेगी, आपको फेयर क्या मिलेगा, जहां कंसिडरेशन मिलेगा। और ये जो एक्रूअल बेसिस होता है ये उन बिजनेस में काम आता है जहां पर चीजें क्या होती हैं, डिले होती है, जहां पर चीजें क्या होती है बेटा एक्रूअल में होती है, या फिर बोलता उधारी में जा चलती हैं। ये बड़े बड़े बिजनेस में, लार्ज बिजनेस के अंदर क्या होता है, इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, हाँ जी कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो जी, और इससे मतलब नहीं है यहाँ पर, इससे मतलब ये नहीं होता कि जिस साल पे करा उस साल की इनकम है। यहाँ पे मतलब ये होता है कि जिस साल आपको रिसीव हुआ है, जिस साल आपने पे किया है, ये खर्चा किस साल से बिलोंग करता है, ये उसी साल में रिकॉर्ड करा जाएगा। मान लो जी पिछले साल का खर्चा तुमने साल पे कर दिया, तो इस साल के सिर्फ कैश में से माइनस होगा, इस साल की इनकम निकल आएगा या फिर साल का एक्सपेंस निकल आएगा, वो पिछले साल की इनकम होगा, वो पिछले साल के एक्सपेंस में दिखा दिया गया। अगर कोई खर्चा मैंने एडवांस में पे कर दिया तो इस साल के एक्सपेंस में दिखाया जाएगा, वो अगले साल के एक्सपेंस में क्या हुआ, माइनस किया जाएगा, भले ही कैश में से चला जाए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। एडवांटेज सर, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको इससे एक बिजनेस की ट्रू फेयर वैल्यू मिलेगी, बिजनेस की क्या पोजीशन है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस आया, है ना। साथ साथ मेरे बच्चे क्या होगा, इसके अंदर आप सभी प्रकार के आउटस्टैंडिंग खर्चों को, एक्रूड इनकम को, ठीक है, परचेजेस को, क्रेडिट परचेज हो, कैश परचेज, सबको अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। हर एक इनकम को अच्छे से समझ सकते हो कि कौन सी इनकम क्रेडिट में है, कौन सी इनकम आपको रिसीव हो चुकी है, कौन सा एक्सपेंस आपने कर लिया, कौन सा प्रीपेड है, कौन सा आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे सारा क्या होता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। साथ साथ ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जबकि कैश बेसिस मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब कहता है कि टोटल, जहाँ टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, और उस टोटल इनकम के अंदर चाहे इनकम प्राप्त हुई हो चाहे ना हुई हो, एक्सपेंस में चाहे इनकम एक्सपेंस में चाहे पेड किए हो चाहे ना पे किए हो, सारे क्या होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या रखा है, देयर इज क्या कंसिस्टेंसी इन द कंप्यूटेशन ऑफ द प्रॉफिट का डिफरेंट ईयर इन एक्चुअल क्या बेटा बेसिस। और यहाँ पर एक चीज और होती है कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी रहती है किस चीज की, कि लगातार आप जितने भी होते हैं, जितने भी आपके क्या है प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हो, वो कंसिस्टेंसी बेस पर एक्यूरल बेसिस पर निकालते हो हर साल, जिससे क्या होता है आपको किसी भी चीज में डिस्टिंक्शन, जहाँ डिस्टिंक्शन मतलब क्या, डिफरेंस करने में आसानी मिल जाती है कि भैया कौन सा कैपिटल रिवेन्यू है, कौन सा आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन सा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अच्छा डिसएडवांटेज क्या, देखो एडवांटेज तो बहुत सारे हैं उसके, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज बहुत सिंपल है, क्या कि ये सर कैश बेसिस को क्या करता है, इग्नोर मारता है, ठीक है धना। और ये इतना सिंपल नहीं है, ये टफ है, इसके लिए आपको अच्छी नॉलेज चाहिए, आपको अकाउंटिंग आना चाहिए, ठीक है ना। साथ साथ मेरे बच्चे इट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट एंड द पर्सनल जजमेंट। यहाँ पर आपको जब नॉलेज होगी तभी आप पर्सनल जजमेंट दे पाओगे, यानी कि अगर आपको ज्ञान है अकाउंटेंसी का तभी आप इसके ऊपर जजमेंट तैयार कर सकते हो। अगर आपका अकाउंटेंसी ज्ञान नहीं है तो कोई बंदा इस चीज को नहीं कर सकता, समझे बात, समझे, यानी कि एक्रूअल बेसिस के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्लियर है। चलो जी आगे देखो नेक्स्ट, ये कुछ ये आता है बहुत बारी पूछ लेता है हमारे से कि भैया क्या मतलब इसका, देखो डिस्टिंक्शन पूछ लेता भैया कि आधार क्या डिफरेंसेस है, पूछ लेता है पेपर में, पूछ लेता भैया इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है भाई ध्यान सुनो। क्या रखा है मेरे बच्चे, बेसिस ऑफ डिफरेंस। पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जी हाँ सबसे बड़ी बात है, कैश बेसिस के अंदर सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होती है, इसके अंदर दोनों होती है, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो। कहता है बच्चा टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम, मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी इनकम ले लो चाहे खर्चा ले लो, दोनों के लिए यहाँ दोनों एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, यहाँ पर दोनों चीजों में एक्सपेंस और इनकम तब रिकॉर्ड करे जाएंगे जब उनका पैसा आएगा। इससे मतलब नहीं है वो किस साल का बिलोंग करता है, यहाँ पर कब रिकॉर्ड कर जाते हैं, जब मेरे बच्चे वो चीज़ अकर हो जाती है। मान लीजिए मैंने माल बेच दिया, पैसा नहीं मिला तो भी रिकॉर्ड करूंगा, मैंने परचेज कर लिया, माल पेमेंट नहीं किया तो भी करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है भैया, कोई भी इनकम कब रिकॉर्ड कर जाती है, जब वो क्या होती है अकर हो जाती है, जब वो ट्रांजेक्शन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर किसी प्रकार का ना कोई प्रीपेड ना कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा इंक्लूड कराता है, यहाँ पर क्या होता है बेटा लिया जाता है किसको भी, आउटस्टैंडिंग के ऊपर किसका, प्रीपेड को भी, ठीक है। आगे देखो फिर कहता है लीगल पोजीशन, अगर हम बात करें दिस बेसिस नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द कंपनी एक्ट, जहाँ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करा गया, लेकिन हम बात करें कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सर इसको रिकॉग्नाइज करा गया, कंपनी एक्ट इसको सर्वमान्य रखता है। और 2013 का पुराना नाम क्या था, कंपनी एक्ट 1956 था, जो कि चेंज हो गया, अमेंडमेंट हो गया, अब 2013 के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। साथ साथ मेरे बच्चे कंपनी एक्ट ने इसको लीगल ठहराया कि इसको अप्रूवल को, क्योंकि इसके अंदर एक पर्टिकुलर ईयर की करेक्ट इनकम निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम बात करें सर जी इसके अंदर कंप्लीट जो होती है सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होती है, तो एक पर्टिकुलर पीरियड का
करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकलना इसमें असंभव होता है, क्योंकि सर इसके अंदर सिर्फ कैश को इंक्लूड करता है, तो इसको मैनिपुलेशन कर सकते हैं हम लोग कैश डालकर और कैश निकाल कर भी। लेकिन सर इसके अंदर क्या होता है, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, ना तो कैश डालकर और ना कैश निकाल कर। यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होती हैं वो एक्रूअल बेसिस पर होती हैं, क्योंकि सर इसके अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हो चुकी है, चाहे कैश प्राप्त हुआ हो चाहे ना हुआ, उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा सुटेबिलिटी। अगर हम बात करें सर, ये गरीब लोगों के लिए होता है, जैसे गरीब लोग कौन से, डॉक्टर, लॉयर, जिनके सारे काम किसमें होते हैं, हमारे कैश में होते हैं। ये किसके लिए होता है सर जी, ये बेसिकली बड़े बड़े बिजनेस के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए होता है, जिनकी ट्रांजेक्शन लाखों करोड़ों अरबों रुपए में चलती है, और ये सब काम किस पे करते हैं, वो हमारे क्रेडिट बेसिस पे करते हैं। तो क्लियर हो गया, दी एंड है। लीजिए तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इसको दी एंड कर दिया, हम लोगों ने इसको दी एंड कर दिया, लेकिन अभी 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 रुको 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 रुको, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है ना, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड क्या आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, और वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है वो बड़ा हाइपोथेटिकल होता है। कैसा होता है बच्चे, हाइपोथेटिकल होता है। ठीक है, हाइपोथेटिकल लिख दो मैं यहाँ पे, हाइपोथेटिकल। ठीक है, थेटिकल, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आता है, ये करीबन करीबन 5 to 6 मार्क्स का आता है। जी हाँ, 5 to 6 मार्क्स का, मेरा 6 मार्क्स का मान लो, कहीं कहीं पर 6 मार्क्स का भी आता है और कहीं कहीं पे 4 मार्क्स का भी आता है। इसको भाई साहब लिख लो, ये आपकी TS ग्रेवाल के अंदर भी दे रखा होगा, चैप्टर के एंड में भी दे रखा है, और शायद TS ग्रेवाल या DK ग्रेवाल जो भी आपकी बुक है उसका ये एग्जाम्पल नंबर 3 और क्या 4 है, उसको रट्टा मार के जरूर जाना। जी हाँ, ये पक्का पेपर में आता है, पक्का पेपर में अगर ना आए तो जिंदा जला देना चौराहे पे, इसको नोट डाउन कर लो ढंग से। आपकी TS ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3rd and 4th, और प्रैक्टिकल का लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, तो मेरे भाई और बहनों इसको जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आता ही आता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, ये लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठोको लाइक, और किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में क्या समस्या है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो भाई साहब कमेंट जरूर करना, मैं आपके लिए उस पर्टिकुलर क्या चैप्टर से रिलेटेड या पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो जरूर लेके आऊंगा। ठीक है भाई, तो चलो बच्चों, मिलते हैं हमने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सतर्क रहना, सुरक्षित रहना, देखते रहना क्रिएटिव स्टडी। मैं हूं आपको अपना कुलदीप कुमार, मिलता हूं उसमें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।